हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज़, जिसमें हम जो पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन है उसको कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड से। अगर हम बात करते हैं डिमांड की, तो डिमांड जो है वो क्या होती है, किसी भी जो गुड होती है उसको हम डिफरेंट प्राइस लेवल पे कितना ख़रीदना चाहते हैं। तो जो डिमांड है वो क्या चीज़ होती है, quantity of a commodity which consumer plans to buy at various price of a good during a period of time। एक जो दूसरी चीज़ होती है वो होती है क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है, जो हम कोई भी गुड्स या सर्विसेज है जो भी हम डिमांड करेंगे एट अ पर्टिकुलर प्राइस। तो डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में क्या डिफरेंस है कि जो हमारी डिमांड है वो होती है डिफरेंट प्राइस लेवल्स पर, और जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड होती है वो होती है पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हमारी जो डिमांड है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर हम बात करें फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी डिमांड को, तो पहला है प्राइस ऑफ दैट गुड। मतलब कि जो भी गुड है या सर्विसेज है, अगर उसके प्राइस में चेंज होता है तो डेफिनेटली हमारी जो डिमांड है उस गुड्स के लिए चेंज होगी। सपोज़ पहले किसी गुड का प्राइस 5 रुपये था, आप उसकी 2 यूनिट कंज्यूम कर रहे थे, अब आप उसकी गुड का प्राइस 10 रुपये हो गया, तो हो सकता है कि आप एक गुड जो है परचेज़ करो। ठीक है। नेक्स्ट है इनकम। इनकम कैसे अफेक्ट करती है, जैसे हम इसमें बात करेंगे, जैसे कोई भी गुड है, अगर हमारी इनकम जो है वो 100 रुपये है, तो हो सकता है कि हम उसकी 5 गुड्स ले रहे हैं। अगर हमारी जो इनकम है बढ़कर 200 रुपये हो गई, तो हो सकता है कि हम उस जो गुड है उसकी क्वांटिटी को बढ़ा दें। या फिर अगर हम देखें रिवर्स करके, अगर हमारी इनकम कम हो जाती है तो हम कुछ क्वांटिटी जो गुड्स होती है उनकी जो क्वांटिटी है उसको कम कर देते हैं। ठीक है। थर्ड है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। अगर हम बात करते हैं रिलेटेड गुड्स की, तो इसमें हम 2 गुड्स की बात करते हैं। पहली जो है वो है सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सी होती हैं, बेसिकली वो गुड्स जिनके मार्केट में सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं, जिनकी जगह पे हम किसी दूसरी जो गुड्स है या सर्विसेज है उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर बात करें तो टी है, टी अगर महंगी मिल रही है आपको, तो आप जो है कॉफ़ी पे शिफ्ट हो सकते हो। ठीक है। दूसरी जो गुड्स होती है वो होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होती हैं जो एक साथ में कंज्यूम की जाती है। जैसे पेट्रोल एंड कार। अगर पेट्रोल जो है बहुत महंगा है तो हो सकता है कि आप कुछ टाइम के लिए अपनी जो गाड़ी है वो ना चलाएं। या फिर मान लीजिए कार जो है बहुत महंगी है, तो क्या होता है कि जो डिमांड है पेट्रोल की वो अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि जो महंगी गाड़ियां हैं, अगर प्राइस ऑफ कार है वो ज़्यादा है तो जो हमारी डिमांड फॉर कार है वो कम हो जाएगी। अगर कार बिक ही कम रही है तो पेट्रोल की जो नीड है वो भी कम होगी, तो डिमांड फॉर पेट्रोल भी कम हो जाएगी। ठीक है। तो जो सप्लीमेंट्री गुड सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री जो गुड होती है वो एक दूसरे से पॉजिटिवली रिलेट करती हैं, कि अगर एक जो गुड्स हैं उसकी डिमांड बढ़ रही है तो दूसरे की भी बढ़ेगी, अगर दूसरे की डिमांड घट रही है तो जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड है उसकी भी जो डिमांड है वो घटेगी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। हमारे जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस हैं वो भी हमारी जो भी डिमांड होती है उसको अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर बाय प्रोड्यूसर। जो हमारा प्रोड्यूसर है उसका एक्सपेंडिचर जो है वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है कंज्यूमर को। जैसे वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो उससे जो कंज्यूमर है उसको प्रोडक्ट के बारे में पता लगता है, तो उससे हो सकता है कि उस चीज़ के लिए जो डिमांड है वो जेनरेट हो जाए। ठीक है।
फिर बात करेंगे हम लॉ ऑफ डिमांड की। लॉ ऑफ डिमांड जो है मार्शल ने दिया था अपनी बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो उन्होंने लिखा था 1890s में। और इस रूल या इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अदर थिंग्स जो भी अदर फैक्टर्स हैं इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी डिमांड को, उनको अगर हम कांस्टेंट मान लें तो किसी भी गुड के अगर प्राइस जो हैं फॉल होते हैं तो उसकी जो क्वांटिटी है क्या हो जाती है, राइज हो जाती है। और किसी भी गुड की अगर जो प्राइस हैं वो राइज करेंगे तो क्या होगी, उसकी क्वांटिटी जो डिमांडेड है वो हो जाएगी डिक्लाइन। ठीक है, वी विल सी इट विद एन एग्जाम्पल। सपोज कोई गुड है एक्स, उसका प्राइस पहले 1 रुपये था, तो आप 5 यूनिट उस गुड की कंज्यूम कर रहे थे, उसका प्राइस बढ़कर 2 रुपये हो गया, तो आपकी जो कंजम्पशन है वो 4 रुपये हो गए। अब उसका जो प्राइस है और भी कम होकर 3 रुपये हो गया, तो आपका जो क्या बोलते हैं क्वांटिटी है वो डिमांड की कितनी हो गए, 3। ठीक है, अब उसका जो प्राइस है वो गिर के 2 रुपये हो गया, तो आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बढ़कर 4 हो गई। जैसे जैसे प्राइस जो है डाउन होता जा रहा है वैसे वैसे हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये हमारा डिमांड कर्व है जो नेगेटिव स्लोप को दिखाता है, जो बताता है कि कैसे प्राइस और जो हमारा क्वांटिटी है उसमें नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड क्या होता है, जो हमारे इंडिविजुअल डिमांड होती है उन सब का अगर हम सम कर देते हैं तो जो टोटल उस प्रोडक्ट के लिए जो मार्केट में डिमांड है वो डिराइव हो जाती है। फिर बात करते हैं हम कि ये जो हमारा डिमांड कर्व है उसका स्लोप जो है डाउनवर्ड क्यों होता है, इस स्लोप के डाउनवर्ड होने के क्या रीज़न्स हैं। इसमें हमें 2 रीज़न्स बताए गए हैं। फर्स्ट है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट में क्या होता है, जैसे ही किसी गुड का जो प्राइस है वो इंक्रीज़ होता है तो उसकी जो हमारी रियल इनकम है, परचेजिंग पावर है, वो डाउन आ जाती है, और परचेजिंग पावर कम होने के कारण हमारी जो डिमांड है वो कम हो जाती है। सिमिलरली अगर हम देखेंगे तो प्राइस कम होने के कारण हमारी जो रियल इनकम है वो बढ़ जाएगी, यानी परचेजिंग पावर है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, तो डिमांड हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट जो होता है उसमें क्या होता है कि जैसे ही किसी गुड के प्राइस बढ़े तो वो क्या हो जाएगी, वो रिलेटिवली एक्सपेंसिव हो गए। जैसे मान लो टी एंड कॉफ़ी का एक एग्जांपल हम लेकर चलते हैं। अगर मान लो कॉफ़ी के जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ हो गए तो वो टी के कंपैरिजन में एक्सपेंसिव हो गई, तो जो हमारी कॉफ़ी है उसकी जो डिमांड है कम हो जाएगी, क्योंकि लोग जो है चाय की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। इसी तरह अगर किसी गुड की जो प्राइस है वो डाउन होगी तो वो रिलेटिवली चीप हो जाएगी और उसकी जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। फिर है नेक्स्ट, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। फर्स्ट है वेबलिन इफेक्ट। वेबलिन इफेक्ट क्या है, जो ये बताता है कि कुछ गुड्स ऐसी होती हैं अगर उनका प्राइस जो है ना इंक्रीज़ होता है ना तो उनकी डिमांड भी जो है इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि उन गुड्स को लोग जो है हमारी सोशल जो प्रेस्टीज है उसका एक सिंबल मानते हैं। जैसे डायमंड है, डायमंड का अगर प्राइस बढ़ रहा है तो भी उसकी जो डिमांड है वो इंक्रीज़ होगी। सेकंड जो गुड्स है वो है गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स क्या होती है, बेसिकली कि इन्फीरियर गुड्स का ही एक टाइप होती हैं, जिनका प्राइस अगर बढ़ रहा है तो उनकी जो डिमांड है वो इंक्रीज़ होगी, और अगर उनका प्राइस कम हो रहा है तो उनकी जो डिमांड है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। फिर है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व। अगर हम बात करते हैं एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व, तो ये हमारा सेम डिमांड कर्व पे हमें देखने को मिलता है, जो कि चेंज होता है चेंज इन प्राइजेस की वजह से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में। और एक चीज़ होती है हमारा इंक्रीज़ या डिक्रीज़। इंक्रीज़ या डिक्रीज़ जो होता है वो हमारी अदर जो फैक्टर्स हैं जो हमारी डिमांड को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उसके चेंज होने से होता है। तो जो हमारा एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन है वो सेम डिमांड कर्व पर रहता है, और जो हमारा इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है वो न्यू जो डिमांड कर्व होता है उस पे होता है। जैसा हम बात करें अगर क्यू पी, यहाँ पे पहले जो था
₹5 प्राइस था, तो ये मान लो 2 जो है क्वांटिटी परचेज़ कर रहा था। अब प्राइस जो है ₹3 हो गया, और ये जो है 5 जो गुड्स हैं उसको परचेज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा एक्सपेंसन हुआ है बेसिकली क्वांटिटी में, वो किसकी वजह से हुआ है? प्राइस चेंज की वजह से। अगर हमारा प्राइस जो है इंक्रीज़ हो रहा है और क्वांटिटी डिमांडेड जो है डिक्रीज़ हो जाएगी, तो हमारी क्या हो जाएगी? कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। इसी तरह से अगर हम इंक्रीज़ की बात करेंगे, तो जो हमारा पूरा डिमांड कर्व है वो ऊपर की तरह शिफ्ट हो जाएगा अगर हमारे अदर जो फैक्टर्स हैं वो चेंज होते हैं इन केस ऑफ इंक्रीज़। और डिक्रीज़ के केस में जो हमारा डिमांड कर्व है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंसन एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। नेक्स्ट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है? चेंज। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या हुआ कि जो डिमांड है किसी भी गुड की, उसमें कितना चेंज हो रहा है ड्यू टू चेंज इन प्राइजेस ऑफ दैट गुड, इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल एंड रिलेटेड गुड्स। तो इलास्टिसिटी कितने टाइप की हो गई? एक जो प्राइस के कारण हो रही है तो उसे क्या बोलेंगे हम? प्राइस इलास्टिसिटी। इनकम के चेंज होने के कारण जो है हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में जो भी चेंज आ रहा है उसे क्या बोलेंगे हम? इनकम इलास्टिसिटी। और जो हमारे रिलेटेड गुड्स हैं, सब्सटीट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, उनके प्राइजेस में चेंज होने के कारण जो भी हमारी क्वांटिटी में चेंज आ रहा है उसे क्या बोलेंगे हम? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है। फिर हम फर्स्ट आज करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और मोस्ट प्रोबेबली कल हम करेंगे इनकम एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर हम बात करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी की, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो तो है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइजेस। इसको हम डिराइव ऐसे करते हैं, चेंज इन क्यू बाय क्यू डिवाइड बाय चेंज इन पी बाय पी इंटू 100। 100 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा चेंज इन क्यू बाय क्यू, ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में आएगा, तो जो हमारा नीचे जो है पी वो ऊपर चला जाएगा, और जो हमारा चेंज इन पी है वो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा। अगर इसको हम चेंज करके फॉर्म में लिखते हैं तो आ जाएगा चेंज इन क्यू बाय चेंज इन पी इंटू क्यू, पी बाय क्यू। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो इलास्टिसिटी होती है उसके टाइप्स। इलास्टिसिटी की अगर हम टाइप्स की बात करें तो 5 टाइप की होती है। परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 1। ठीक है। अब हम बात करेंगे पहले लेस देन 1, यूनिटरी इलास्टिक एंड ग्रेटर देन 1। अगर हम यूनिटरी इलास्टिक की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जितना हमारी प्राइस में चेंज हो रहा है उतना ही हमारी जो क्वांटिटी है उसमें चेंज होगा। एज यू कैन सी इन मिडिल डायग्राम, पी में जो है इनिशियल अमाउंट हमारी पी की ये है, और क्यू हम क्यू पे डिमांड कर रहे हैं। जैसे ही पी 0 से हमारे पास डिक्रीज़ हुआ तो हमारी क्यू जो है क्यू 0 तक इंक्रीज़ हो गई, बट इनमें जो चेंज आया है वो ऑलमोस्ट जो है सिमिलर है। तो ये क्या हुआ? यूनिटरी इलास्टिक। इसमें जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस है वो क्या है? 1 के इक्वल है। नेक्स्ट हम देखेंगे इलास्टिक या फिर बोले हम लेस देन 1। इसमें क्या होता है, जैसे जो प्राइस है उसमें अगर थोड़ा सा भी चेंज हो रहा है ना, ग्रेटर देन 1, तो हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें बहुत ज़्यादा हमें चेंज देखने को मिलेगा। तो ये होगा हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ग्रेटर देन
1। तो इस केस में हमारा जो डिमांड कर्व है वो फ्लैटर बनेगा। नेक्स्ट है हमारा इनइलास्टिक, या फिर मतलब जो जिसमें इलास्टिसिटी बहुत कम है। अगर हमारा प्राइस जो है पी से पी क्यू चेंज हुआ है तो हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो काफ़ी कम जो है चेंज हुआ है, जिसमें मान लो वो नाम मात्र का ही चेंज हमें देखने को मिलता है। तो ये क्या होती है हमारी इनइलास्टिक, या फिर जो हमारी लेस देन 1 जो इलास्टिसिटी होती है वो। ठीक है, इसमें हमारा जो डिमांड कर्व है वो कैसा बनता है, स्टीप। नेक्स्ट है परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक में ये है कि प्राइस में अगर थोड़ा भी चेंज होता है तो हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 0 हो जाएगी। इसमें हमारी इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस क्या होती है, इन्फिनिटी। नेक्स्ट है इनइलास्टिक। इनइलास्टिक में क्या होता है कि प्राइस में कुछ भी चेंज होता रहे उसमें इम्पेक्ट नहीं होता है हमारी क्वांटिटी डिमांडेड पे। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि चाहे प्राइस पी हो, P1 हो, P3 हो, P4 हो, कितना भी हो, बट हमारी जो फिक्स्ड है क्वांटिटी क्यों, हम उसका जो कंजम्पशन है वो करेंगे ही करेंगे। तो इस कंडीशन में हमारी जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो क्या हो जाती है, 0। नेक्स्ट है हमारे जो प्राइस इलास्टिसिटी है डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स में कैसे होती है। प्राइस इलास्टिसिटी की अगर हम बात करते हैं, नॉर्मल गुड्स में हमारी इलास्टिक यूनिटरी इलास्टिक वाली जो सिचुएशन है वो हमें देखने को मिलती है। सब्स्टिट्यूट गुड्स की अगर हम बात करें तो नेगेटिव इलास्टिसिटी देखने को मिलती है। कैसे, जिसे हमारा टी है एंड कॉफ़ी है। प्राइजेज़ हमारा जो टी है उसका पहले 1 था, तो हम क्वांटिटी जो कॉफ़ी की कंज्यूम कर रहे थे वो 5 कर रहे थे। जैसे ही हमारा प्राइस बढ़ के 2 हुआ तो इसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई। तो क्या हुआ, मतलब कि जैसे हमारा प्राइस ऑफ टी बढ़ा है तो जो सब्स्टिट्यूट गुड है उसकी क्वांटिटी तो बढ़ गई, लेकिन जो हमारा प्राइस टी के प्राइस बढ़ने से जो क्वांटिटी ऑफ टी है वो क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई। तो इसका प्राइस बढ़ा तो हमारी जो टी है उसकी जो डिमांड है वो कम हो गई। तो इन दोनों में कैसा रिलेशन हुआ, नेगेटिव। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में जो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी होती है वो होती है पॉजिटिव इलास्टिसिटी। वो कैसे होती है, जैसे हमारा पेट्रोल का प्राइस पहले था 100 रुपीज़, जैसे ही कम हो के 70 रुपीज़ हुआ तो जो क्वांटिटी डिमांडेड फॉर कार है वो 3 हो गई। अगर कार ज़्यादा है तो पेट्रोल की डिमांड भी जो है ज़्यादा होगी। तो क्या होगा, प्राइस के बढ़ने से हमारी जो डिमांड है वो बढ़ रही है, यानी कि पॉजिटिव इलास्टिसिटी हमें देखने को मिलती है। फिर ये मेज़रमेंट आई थिंक आई हैड एक्सप्लेन इट। फिर है हमारे मेज़रमेंट हम और किस तरीके से कर सकते हैं। एक और जो तरीका है मेज़रमेंट ऑफ इलास्टिसिटी का वो है मिड पॉइंट इलास्टिसिटी। इसमें क्या होता है कि जो हमारा कोई भी इनिशियल ईयर होता है ना, उसमें जो भी प्राइस और क्वांटिटी होती है हम उसको बेस के रूप में यूज़ करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन Q बाय चेंज इन P इंटू P2 प्लस P1 बाय Q1 प्लस Q2। ये डेराइव बेसिकली कैसा होता है कि जो भी चेंज हुआ है हमारी क्वांटिटी में वो, और दो जो भी हमारी क्वांटिटी दी गई है उनका हमें निकालना है मीन बेसिकली, या मिड पॉइंट बोल सकते हैं। इसी तरह से हमें प्राइस का निकालना है और उन दोनों को जो है मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिमांड का जो है उस पर अगर हमें किसी पॉइंट पे इलास्टिसिटी अगर पूछ ली जाए तो हम कैसा बता सकते हैं। जैसे ये हमारा एक डिमांड कर्व है, अगर हमें ए पॉइंट पे इलास्टिसिटी पूछी जाए तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो लोअर सेगमेंट होता है उसको अगर हम अपर सेगमेंट से डिवाइड कर दें तो हमारी प्राइस जो इलास्टिसिटी है वो हमें पता लगती है। अब ए पॉइंट पे अगर हम देखें तो हमारा लोअर जो सेगमेंट है वो क्या हुआ, ए बी, एंड हमारा अपर सेगमेंट क्या है, 0। तो इसकी वैल्यू क्या हुई, इन्फिनिटी। बी पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो हमारे जो लोअर सेगमेंट है वो क्या है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, 0 है। और जो हमारा अपर सेगमेंट है वो ये सारा ए बी है,
तो ये क्या हो गया 0। सी पॉइंट पे अगर हम देखें तो सी बी बाय सी ए या ए सी, ठीक है। तो ये हमें ऑलमोस्ट जो है इक्वल से लग रहे हैं। तो क्या होगा, इसमें यूनिटरी इलास्टिक जो है हमें देखने पर मिलेगी मिड पॉइंट पे। उससे ऊपर हम देखेंगे आर पॉइंट पे अगर, तो क्या होगा, लोअर पोर्शन क्या है आर बी बाय ए आर। तो लोअर पोर्शन अगर सपोज हम 5 मान लेते हैं एंड जो अपर पोर्शन है उसको 2 मान लेते हैं, तो क्या आएगा ग्रेटर देन 1। एम पॉइंट पे देखेंगे अगर हम, तो लोअर सेगमेंट एम बी है एंड अपर जो सेगमेंट है वो है एम ए। तो इस कंडीशन में अगर हम एम बी को 2 माने और ए एम को 5 माने, तो क्या आएगा हमारा लेस देन 1, ठीक है। तो इस तरह से हम डिमांड जो कर्व है उस पर प्राइस इलास्टिसिटी बता सकते हैं। नेक्स्ट है प्राइस इलास्टिसिटी से हमारा जो एक्सपेंडिचर है, टोटल एक्सपेंडिचर, उस पर क्या जो है इम्पेक्ट होगा। बेसिकली अगर हम बात करें तो किसी भी गुड का अगर प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है और उसकी इलास्टिसिटी जो है ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर प्राइस इंक्रीज़ हुआ है तो क्या होगा कि उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है ना वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है, यानी बड़ा चेंज उसमें देखने को मिलेगा अगर प्राइस में चेंज हुआ है। तो मान लो क्या हो भी पहले प्राइस इतना है, क्वांटिटी इतना हो रहा है, प्राइस को अगर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, अगर जो हमारी इलास्टिसिटी है वो ग्रेटर देन 1 है, तो क्या होगा, हमारी क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज हमें देखने को मिलेगा। अगर हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है ज़्यादा कम हो गई तो टोटल एक्सपेंडिचर अपने आप ही जो है डिक्रीज़ हो जाएगा। इसी तरह से अगर डिक्रीज़ के केस में देखोगे तो क्या होगा, हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, तो क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम देखेंगे लेस देन 1 के केस में, तो क्या होगा कि उतना हमें इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं देखने को मिलेगा, उतना इम्पेक्ट नहीं होगा प्राइस के चेंज होने से। तो क्या होगा, जो हमारा प्राइस जो है वो अगर इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ हो गया, तो हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है ना वो उतनी डिक्रीज़ नहीं हुई, तो क्या होगा, हमारी जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि हम मान लो पहले जो है 10 गुड्स खरीद रहे थे और उसका प्राइस 5 रुपये था, अब उसका प्राइस बढ़ के हो गया 10 रुपये और हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 7 है, तो यहाँ पे हम जो है 50 कर रहे थे, तो यहाँ पे हमारा एक्सपेंडिचर 70 हो गया, तो क्या हो गया, हमारा टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो गया। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे प्राइस जब डिक्रीज़ होते हैं तो क्या होगा, हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। कैसे, सपोज हमारा प्राइस पहले था 10 रुपीज़ एंड वी आर बाइंग 5, अब अगर मान लो उसका प्राइस डाउन होके 5 हो गया एंड उसमें चेंज तो हुआ, पहले आप 5 खरीद रहे थे, अभी क्या कर रहे हो 7 खरीद रहे हो मान लो, बट उतना चेंज, सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होगा, तो क्या होगा 35, और यहाँ पे आप कितना कर रहे थे 50, तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर जो है डिक्रीज़ हो गया। तो ये रिलेशन था हमारा प्राइस इलास्टिसिटी एंड टोटल एक्सपेंडिचर का। तो आज हमने कवर किया डिमांड के रूल्स। बेसिकली डिमांड क्या होती है, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस एंड प्राइस इलास्टिसिटी और टोटल एक्सपेंडिचर का जो भी रिलेशन होता है वो। नेक्स्ट हम कवर करेंगे इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी एंड जो हमारी सप्लाई होती है, सप्लाई का जो लॉ है वो, एंड सप्लाई इलास्टिसिटी। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।